हेलो एवरीवन। क्लास 9th पाठ संख्या 4 सांवले सपनों की याद। प्रिय स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 4 समझाएंगे आपको। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बता दूं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं, अर्थात इन्हें तीनों भाषाओं का पूरा ज्ञान है। अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी, इन तीनों ही भाषाओं में वो अपना लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर, जीवन के राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों के आधार पर उन्होंने आदमी के संघर्षों को प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। ठीक है बेटा, ये तो था लेखक परिचय। क्लास 9th लेखक परिचय में आपको इस तरीके का कुछ लिखने को एग्ज़ाम में नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा बस ये आ जाता है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है या कवि कौन है, लेकिन हमें थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी होता है कि ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब है सालिम अली द्वारा लिखा गया ये पाठ। कौन सा पाठ है? सांवले सपनों की याद। जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा है, सांवले सपनों की याद। प्रस्तुत पाठ लेखक ने 1987 में 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। लेखक जाबिर हुसैन ने इस पाठ को, सांवले सपनों की याद पाठ को, सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, कौन? सालिम अली, जिसे इंडिया का बर्डमैन भी कहा जाता था, ठीक है, उसकी मृत्यु के तुरंत बाद जाबिर हुसैन ने द्वारा डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण लेख है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। इस पाठ में लेखक ने अपने दुख को, किस बात का दुख? सालिम अली की मृत्यु से हुए दुख और अवसाद को इस पाठ में सांवले सपनों की याद में सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। देखिए, जाबिर हुसैन की जो भाषा है वो सीधी सादी सहज सरल भाषा है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने गूढ़ शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, देखिए इस पाठ में लेखक कौन है? जाबिर हुसैन। ठीक है, उन्हें तीनों भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। उन तीनों भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की थी। और लेखक ने ये पाठ, जाबिर हुसैन ने इस पाठ को, सांवले सपनों की याद पाठ को, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ही डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण लेख है। ठीक है, कब लिखा था? 1987 में, जब 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद
मृत्यु से हुए दुख और अवसाद को उन्होंने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, सालिम अली का को स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा सहज सरल है, लेकिन कहीं कहीं गूढ़ भाषा का भी प्रयोग किया है। अब देखिए पाठ की स्टार्टिंग, सांवले सपनों की याद। ठीक है, सांवले से तात्पर्य है काले, सांवले काले। ठीक है, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। देखिए लेखक ने क्या बताया, ये स्टार्टिंग में ही सालिम अली की मृत्यु के समय, ठीक है, सालिम अली की मृत्यु के समय जब उनकी शव यात्रा को देखकर लेखक ने क्या कहा, जो उनके सपने थे, जो उन्होंने सपने संजोए थे, जो सपने उन्होंने सोचे थे, उनको क्या नाम दे दिया, सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है, मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। अर्थात लेखक कह रहा है कि जो मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है, कोई रोक टोक सके तो संभव है। लेखक कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय कोई उसे कुछ नहीं, कितना भी चाहे उसे नहीं रोक सकता। अर्थात अब उन अपने सारे सपनों को भी क्या कह रहे हैं कि अपने सारे सपनों को भी अपने कंधे पर लिए उनको दफन करने के लिए चल रहा है। कौन, सालिम अली। भीड़ सालिम अली को कंधे पर लेकर चल रही है, ठीक है, और सालिम अली अपने कंधे पर अपने सारे सपनों को अपने साथ लिए चल रहे हैं। यह सफ़र उनका अंतिम यात्रा है। ठीक है, यह उनकी कैसी यात्रा है, अंतिम यात्रा, जिस यात्रा में अब वो वापस कभी लौटकर नहीं आएंगे। इन दो लाइन में सालिम अली की शव यात्रा को देखकर लेखक ने अपने दुख को, अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। लेखक कौन है, जाबिर हुसैन। किसकी मृत्यु के बाद, सालिम अली। सालिम अली कौन था बेटा, एक पक्षी वैज्ञानिक। उसकी मृत्यु कब हुई थी, 1987 में। लेखक ने इस पाठ को किस शैली में लिखा, डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरणात्मक लेख है। लेखक द्वारा लिखा डायरी शैली में एक संस्मरणात्मक लेख है। ऊपर की दो पंक्तियों में लेखक ने बताया सांवले सपनों की याद, अर्थात सालिम अली अपने सारे सपनों को, जो उसने सपने सजोए थे, उन सारे सपनों को अपने कंधे पर लिए जा रहे हैं। लोग सालिम अली की शव यात्रा को कंधे पर लेकर जा रहे हैं और वो अपने सपनों को लेकर जा रहे हैं। और अब वो कभी लौटकर, ये यात्रा उनकी ऐसी यात्रा है जो कभी अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। ठीक है, कोई रोक टोक सके जहाँ संभव हो, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि कोई उन्हें अब रोक सके। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अर्थात उनकी जो शव है उसको लोग आगे आगे लेकर चल रहे हैं अपने कंधों पर। सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। देखिए, लोग सालिम अली को कंधे पर लेकर चल रहे हैं और सालिम अली अपने सपनों के बोझ को अपने कंधे पर लिए जा रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेखक क्या कह रहा है, लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। अर्थात बाकी सफ़र में क्या होता है, आप कहीं भी गए लौटकर अपने घर आ जाओगे, लेकिन ये वो सफ़र है जिस सफ़र में एक बार पलायन करने के बाद, एक बार विलीन होने के बाद, एक बार जाने के बाद कोई दोबारा लौटकर नहीं आता। पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, आखिरी पलायन, अर्थात अब ये कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद
मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गाएगा। लेखक कह रहा है कि अगर कोई कितना भी सलीम अली का प्रिय व्यक्ति ये कहे कि मैं उसे अपने जिस्म की हरारत, अपने शरीर की गर्मी देकर, अपने दिल की धड़कन देकर बचा सकता हूँ, तो भी कोई उसे नहीं बचा सकता, उसे नहीं लौटा सकता। अब वो अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा पाएगा, अर्थात अब वो अपने सपनों के गीतों को नहीं गा पाएगा, अर्थात सलीम अली की मृत्यु हो गई। स्टार्टिंग के इस पैराग्राफ में यही बताया सलीम अली के सपने कैसे, उनकी मृत्यु के बाद सपने भी कैसे उनके समाप्त हो गए। जैसे हम कहते हैं ना मन रंग सफ़ेद हो रहा है, देखो उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो रहा है, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मन हरा हरा हो रहा है, मन हरा हरा होना, खुश होना, ठीक है। हम अपने भावों को रंगों से भर देते हैं। ऐसे ही सांवले सपने यहाँ किसके लिए आए हैं? दुख भरे, क्योंकि अब ये सपने समाप्त हो गए। सलीम अली की मृत्यु के बाद इन सपनों का भी अब अंत हो गया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? आगे है, मुझे नहीं लगता कि कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक जाबिर हुसैन कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को अब जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। लेखक क्या कह रहे हैं कि कोई भी अभी सोए हुए पक्षी को नहीं जगाना चाहेगा। लेखक क्या कह रहे हैं? वर्षों पूर्व सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। अर्थात इंसान सिर्फ स्वार्थी है, वो प्रकृति के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। दुनिया से अलग व्यक्ति सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, प्रकृति के बारे में नहीं सोचता। अगर वो अपनी भावनाओं को, लेखक कह रहे हैं कि अगर वो अपनी भावनाओं को प्रकृति से जोड़ ले, अर्थात लेखक क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी, सलीम अली ने कहा, वर्षों पूर्व सलीम अली ने कहा कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। ठीक है, अर्थात व्यक्ति, लेखक क्या कह रहे हैं कि प्रकृति की नज़र से आदमी नहीं देखता, बल्कि वो आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। लेखक कह रहे हैं कि व्यक्ति पक्षियों की मधुर आवाज़ को सुनकर, उनके मधुर गीत को सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकते हैं, लेकिन नहीं मनुष्य। सलीम अली ने क्या कहा कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति को लोग मनुष्य की नज़र से देखना चाहते हैं, प्रकृति की नज़र से नहीं। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जमे मिथक का नाम है सलीम अली। लेखक क्या कह रहे हैं? दुनिया से अलग वो व्यक्ति कौन? सलीम अली, जो अपनी भावनाओं को ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है, मिथक जो वास्तव में कभी न था, अर्थात उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उसे साबित नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं मिथक। ठीक है, एहसास की ऐसी एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली, अर्थात मिथक का अर्थ होता है वास्तव में, जो
कभी न था। हम उसकी प्रामाणिकता को साबित नहीं कर सकते। वो कौन था? सालिम अली। जो सालिम अली थे वो लेखक कह रहे हैं कि अपनी भावनाओं के आधार पर ही वो सारी प्रकृति को देखते थे, पक्षियों से प्रेम करते थे, पक्षी प्रेमी थे, वर्ड वाचर थे। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब तो इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हो गई थी? 1987 में। तब लेखक ने उनकी याद में इस पाठ को लिखा था। कौन सी शैली में लिखा था? डायरी शैली में। लेखक द्वारा लिखा ये पाठ उनका एक संस्मरणात्मक लेख है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी। देखिए लेखक क्या कह रहा है, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। जाने ये कब की बात है इतिहास में, कब कृष्ण ने ये सब हरकतें की थी। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि जाने इतिहास में ये सब कार्य कब हुए थे। कौन से कार्य? कि कृष्ण ने वहाँ पर रास लीला रची थी, गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन के भांडे फोड़े थे, कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव के नीचे बैठ के बांसुरी बजाई थी। ठीक है, पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हुई थी, किसी को नहीं पता। लेकिन आज भी अगर हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाते ही हमें पूरी घटनाक्रम की याद दिला देता है। वृंदावन जाएं और नदी का सांवला पानी आज हमें उस पूरी घटनाक्रम की याद दिला देता है। हर सुबह वृंदावन जाते ही हमें कृष्ण की हुई सारी बातें याद आ जाती हैं, सारी लीलाएं ऐसे सामने आ जाती हैं जैसे आँखों देखा हाल। ठीक है, हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे वह कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका में भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? आज तक वृंदावन में ऐसे लगता है, हम जाएं तो हमें ऐसे लगता है यहाँ पे कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। ऐसा सेम वही सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं जैसे हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। हमें उस इतिहास में रची सारी घटनाएं ज्यों की त्यों हमारे सामने आ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आज भी सालिम अली की यादें हमारे सामने ज्यों के त्यों बनी हुई हैं। मिथक की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथक की दुनिया में मिथक जो वास्तव में नहीं है, जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। सती 100 वर्ष तक उम्र बस करीब पहुंचने ही वाली थी। संभवतः लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का
कारण बनी थी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, सलीम अली की जो मृत्यु हुई थी वो कैंसर नामक बीमारी से हुई थी, लेकिन उनके गले में दूरबीन पक्षियों को देखने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हमेशा उनके गले में दूरबीन लटकी रहती थी। और ये दूरबीन तब हटी, मृत्यु के समय ही इस दूरबीन को उतारा गया। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको। कोई भी डाउट हो अपना डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना और इस वीडियो को ध्यान से सुनना बेटा, समझना। ठीक है, अब तक लेखक ने किसके बारे में बताया इस पाठ में? लेखक कौन है? जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन ने इस पाठ को कब लिखा था? सन 1987 में डायरी शैली में लिखा गया उनका एक संस्मरणात्मक लेख है। ठीक है, इसमें उन्होंने सलीम अली की यादों को लिखा है कि हम सलीम अली को नहीं भुला पा रहे। अब तक इतना ही आपको समझाया। ठीक है, सलीम अली के गले से दूरबीन कब हटी? मृत्यु के बाद ही गले से उनकी दूरबीन को हटाया गया। इससे आगे हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।